10वीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शैलेश, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेघा भिवानी से। आज हम पढ़ेंगे अध्याय लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। इसके भाग 2 को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग ए में हमने जीव सजीव के बीच अंतर और किस प्रकार से प्राणियों में पोषण होता है उसके बारे में जाना। पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इस तरह की सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में सीखी थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं। आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद जो भोजन हम करते हैं उसका क्या होता है, मानव आहार नली के प्रत्येक अंग की भूमिका को हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि उसके क्या क्या कार्य हैं। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले आपसे एक छोटा सा प्रश्न, अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण या प्रकाश संश्लेषण? इसका अगर सही उत्तर हम देखें तो सही उत्तर बनता है प्राणी संपोषण। बात अमीबा की हो रही है तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, वह अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको जब दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे ये अमीबा का वीडियो है और आप देख सकते हैं इसमें ये कुछ उभरे हुए हिस्से हैं, इन्हीं की सहायता से यह अपना भोजन करता है। ये उभरे हुए हिस्से क्या हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये है अमीबा और इसका ये है केंद्रक, छोटा सा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, और यह है खाद्य कण जिसको ये अमीबा अपना भोजन बनाएगा। परंतु भोजन बनेगा कैसे? तो उसके लिए क्या करता है कि अमीबा के अंदर ये छोटे छोटे 2 प्रवर्ध होते हैं जो हमारी उंगलियों की तरह होते हैं। ये अस्थायी होते हैं और इस तरीके से भोजन को अपने बीच में लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पादाब या कुटपाद जो है उनके बीच में ये खाद्य कण आ चुका है। अब ये क्या करेगा कि इसके चारों तरफ इसको बंद कर लेगा, कुछ इस तरीके से जैसे हम उंगलियां बंद कर लेते हैं। तो जो खाद्य कण है वो इसके बीच में आ जाता है और एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है जिससे ये पाचक रस की सहायता से अपना भोजन संपूर्ण कर लेता है। और इस तरह के तरीके से अमीबा जो है अपना पूरा का पूरा भोजन करता है। अब अमीबा में पोषण 3 चरण में पूरा होता है। पहला चरण यहाँ पे था अंतःग्रहण, कि किस तरीके से भोजन को वो अंतःग्रहित करता है। दूसरा है उसका पाचन, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है यहाँ पे इस खाद्य रिक्तिका के अंदर, और वे कोशिका द्रव्य से विसरित हो जाते हैं। और उसके बाद बहिष्करण होता है, सबसे अंतिम जो चरण होता है। बहिष्करण में बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जितना जरूरत होती है उतना रख लेता है, उससे बाहर बाकी सारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो अमीबा ने अपना भोजन किया, परंतु इस भोजन को देखते हुए क्या आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा? तो ये मुंह में पानी आना या जो भोजन हम करते हैं वो जाता कहां पे है, उसका होता क्या है, इसके बारे में भी चलिए हम चर्चा करते हैं। तो देखिए भोजन को पचाने में जो हमारा शरीर कार्य करता है उसके अंदर ये हमारा पाचन तंत्र होता है जो पूरी तरह से उसको पचाने में सहायता करता है, जो कि काफी सारे अंगों से मिलकर बना हुआ है। उन हर एक अंगों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। परंतु जो भोजन हम करते हैं उसको जब क्योंकि वो बड़े टुकड़ों के रूप में होता है और उसको पचाने के लिए उसको छोटे छोटे महीन टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, क्योंकि भोजन हमारे मुंह से लेकर के और इस रास्ते से होते हुए, आहार नाल से होते हुए और पूरा इस तरीके से पाचन के लिए जाता है। तो इसमें जाते वक्त यहाँ पे क्योंकि कण अगर मोटे होंगे तो यहाँ पे फंसने का या इसको नुकसान पहुंचाने का खतरा रहता है, इसलिए वो छोटे कणों में भी होना चाहिए और वो सॉफ्ट भी होना चाहिए। उसके लिए शरीर में फिर अलग अलग हिस्से काम करते हैं और आप जानते हैं वो हिस्सा है हमारी जिह्वा, जिसको हम जीभ कहते हैं। जीभ एक तरीके से उस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। और जीभ ही नहीं, हमारे मुख गुहा के अंदर जो आगे चल के हम बात करेंगे छोटे छोटे दांत भी होते हैं, अलग अलग संख्याएं होती हैं उसकी उम्र के अनुसार, उसकी सहायता से उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है और उसके बाद जिह्वा द्वारा उसको बार बार घुमाने से उसको कोमल बना दिया जाता है। परंतु सिर्फ इतना ही नहीं है, जैसे हमने बात की थी कि वहां पे पानी होता है, मुंह के अंदर पानी होता है। वो पानी क्या है? वास्तव में पानी सिर्फ पानी नहीं है वहां पे, बल्कि उसके अंदर काफी सारे एंजाइम होते हैं। उनके साथ मिश्रित करने का, भोजन को मिश्रित करना और उनको कोमल बनाने का जो कार्य होता है वो जिह्वा के द्वारा या जीभ के द्वारा ही किया जाता है। इस जिह्वा और ये सारे के सारे जो पानी निकलता है जिन ग्रंथियों से और हमारे दांत, ये सब मिला के मुख गुहा का निर्माण करते हैं, जिसकी सहायता से हम भोजन करते हैं। तो भोजन का पहला चरण मुख गुहा से ही होता है। तो जिसकी हम बात कर रहे थे, खाना खाते हुए मुंह में पानी आ जाता है या दूसरे को खाते हुए देख के मुंह में पानी आ जाता है,
इस स्वादिष्ट खाने को देखते हुए भी आपके शायद मुंह में पानी आ रहा होगा। चलिए उसी की बात करते हैं कि ये पानी वास्तव में होता क्या है। ये हमारी मुख गुहा है पूरी, और इसके अंदर अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। 3 मुख्य ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से एक पेट्रोटिड ग्रंथि है, दूसरी है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, और तीसरी होती है यहाँ पे सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। लाल ग्रंथि से निकलने वाला रस लाल रस या लार जिसको हम कहते हैं, जिससे लार एमिलेस एक एंजाइम जो भोजन के जटिल अणुओं को, क्योंकि उसको हमें बात की थी कि छोटे छोटे कणों में जिसको हम पाचन कर सके तोड़ना होता है, उन जटिल अणुओं को उन छोटे छोटे कणों में या सरल शर्करा में वह खंडित कर देता है, जिससे उसका पाचन आसान हो जाता है। परंतु ये क्या है? ये एक रास्ता है, एक पाइप होता है, जिससे मुख गुहा से जो जीभ ने, दांतों ने और लार ने मिलकर भोजन का निर्माण किया था, उसको अमाशय तक, ये हमारा अमाशय होता है, इस अमाशय तक पहुंचाने के लिए ये एक नालिका होती है, और इस नालिका का नाम होता है ग्रासिका। तो इस ग्रासिका की सहायता से ही भोजन अमाशय तक पहुंच पाता है, और इसके लिए हमने बात की थी कि वहां पे भोजन सॉफ्ट होना चाहिए और वो मिश्रित होकर लार के साथ वो भेजा जाता है, ताकि इसमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और भोजन पहुंचता है हमारे शरीर के इस अंग के अंदर, और ये अंग होता है अमाशय, जिसको हम स्टमक कहते हैं। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा कर्माकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय में पेशीय भित्ति में मौजूद जठर ग्रंथियों द्वारा भोजन के अन्य पाचक रसों के साथ अच्छी तरह मिलाने में मदद करता है। पाचक रस यहाँ पे जैसे कि HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करती है। ये अम्ल होते हैं। और क्या आपने कभी आसपास किसी को एसिडिटी या अम्लता की शिकायत करते हुए सुना है? ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है, और साथ ही यह अम्ल जीवाणुनाशक का कार्य भी करता है। भोजन में आने वाले बैक्टीरिया को यह नष्ट कर देता है। पेप्सिन एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। श्लेष्मा या म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। अमाशय की पेशीय भित्ति में मौजूद जठर ग्रंथियों द्वारा भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ अच्छी तरह मिलाने में मदद करता है। तो ये तो था कार्य अमाशय का, परंतु अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? वो पहुंचता है हमारी स्मॉल इंस्टेंटाइन या क्षुद्रांत्र के अंदर। वह अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। यहां अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, जिसको अग्नाशयिक एंजाइम की क्रिया के लिए क्षारीय माध्यम, जो कि यकृत से स्रावित पित्रस द्वारा किया जाता है। छोटी आंत या क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल होता है। पित्त लवण, जो कि पित्त की थैली हम कहते हैं, उससे निकलते हैं, छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम इमल्सीकरण कहते हैं। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही होता है। अमाशय से आने वाला जो भी भोजन होता है, जो अमाशय से आता है, वह अम्लीय होता है, और अग्नाशयिक एंजाइमों के कार्य करने के लिए इसे क्षारीय बनाना पड़ता है। यकृत से पित्रस वसा पर कार्य करने के अलावा इस कार्य को पूरा करता है। अग्नाशय, जिसे हम पेंक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय रस स्रावित करता है, जिससे प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन या इमल्सिफाइड वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज जैसे एंजाइम शामिल होते हैं। आइए अब क्षुद्रांत्र को हम देखते हैं किस तरीके से होती है। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्षुद्रांत्र का है। जो ये हिस्सा है जितना भी, ये हमारी क्षुद्रांत्र या छोटी आंत या स्मॉल इंस्टेंटाइन जिसको कहते हैं। अगर हम इसको अनुप्रस्थ काट देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस बीच के हिस्से में से भोजन आगे की तरफ लगातार बढ़ता रहता है। अगर इस हिस्से को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे उंगलियों के जैसे कुछ प्रवृत्त हैं जो आगे की तरफ बढ़े हुए, जिनको हम दीर्घ रोम कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस छोटे से वीडियो के अंदर, यहाँ पे जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे दीर्घ रोम हैं। ये ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि ये अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्योंकि आंत को अगर देखेंगे वो गोल रहेगी तो उसमें इतना ज्यादा अवशोषण नहीं हो पाएगा, परंतु इस तरह की उंगलियों जैसी संरचना उसके अंदर होगी तो ये चारों तरफ भोजन के अवशोषण के कार्य को करेंगे, जिसके कारण अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत के लिए होता है। इसमें मौजूद एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और वसा में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में अंततः परिवर्तित कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन यहीं पे होता है। और अब जो भोजन बिना पचा रह जाता है वो जाता है हमारी बड़ी आंत।
वृद्धात्र कहते हैं या लार्ज इंस्टेंटाइन कहते हैं। ये जो हिस्सा बना हुआ है ये वृद्धात्र है। इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारी बड़ी आंत या जिसको हम वृद्धांत्र कहते हैं। यहाँ पे जो बगैर पचा हुआ भोजन बचता है उसको इस आंत्र में उपस्थित दीर्घ रोम उसमें से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वार द्वारा यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। इस वृज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है। मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक उसका लगातार एंजाइम उसके ऊपर कार्य करते हैं। छोटी बड़ी आंत अमाशय सबके द्वारा कार्य किया जाता है और अंततः वृज्य पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये जो भोजन हमारा अवशोषित हुआ, आहार नाल द्वारा अवशोषित किया गया, वो हमारे शरीर के अन्य क्रियाओं में काम आता है, जिसके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा के लिए क्या सिर्फ भोजन ही काफी है? उसके अलावा क्या और भी कुछ हमें चाहिए? हाँ, हमें चाहिए वायु, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को भोजन के साथ मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पे श्वसन। श्वसन को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब अगर श्वसन की बात करें तो श्वसन दो तरीके से होता है। एक है वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय। ये अवायवीय या वायवीय श्वसन क्या है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अवायवीय श्वसन की, यानी कि जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, अर्थात हम यूं कहें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हमें पता है कि पौधों से हमें ग्लूकोज मिलता है जिसके अंदर 6 कार्बन के अणु होते हैं और कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में ये पायरुवेट के साथ मिलकर, जिसके अंदर 3 वायु के अणु और कुछ ऊर्जा इसके अंदर संरक्षित होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, जिसके अंदर 2 कार्बन अणु होते हैं, उसका निर्माण करते हैं। यीस्ट में यह प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है। तो इस तरीके से अवायवीय श्वसन में इथेनॉल का निर्माण होता है। तो वायवीय श्वसन में क्या होगा? वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके अंदर वायु की उपस्थिति होती है, यानी कि कार्बन के अणु, जिसके अंदर ग्लूकोज हमने पढ़ा था, कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में पायरुवेट, 3 अणु वायु के अणु और ऊर्जा मिलती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसमें बहुतायत में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पानी जिसको H2O से इंगित किया गया है यहाँ पे, और ऊर्जा का निर्माण होता है। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसको हम ऊर्जा घर कहते हैं। हमारे शरीर का कोशिका के लिए हम कह सकते हैं कि वो ऊर्जा घर का कार्य करता है, उसके अंदर होता है। परंतु कई बार आपने देखा होगा कि जब हम चलते हैं तो चलते चलते एकदम से थक जाते हैं, पैरों में खिंचाव महसूस होता है या क्रैम्प आ जाता है, दर्द महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे भी क्या श्वसन उत्तरदायी है? देखते हैं उस चीज को भी। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अभी वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायवीय श्वसन में ही अगर यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो हमारा शरीर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ था, अब की बार लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और ऊर्जा और 3 कार्बन के अणु उत्पन्न होते हैं। और ये कहाँ पे? ये हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है, और इसी कारण से हमारी मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन या खिंचाव महसूस होता है। तो जब वायु की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वह बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है इन कंपैरिजन टू अगर अवायवीय श्वसन की बात करें तो उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा जाती कहाँ पे है? ये संचित होती है एटीपी के अंदर, और उसके बाद में शरीर अन्य क्रियाओं के लिए उसका उपयोग करता रहता है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता शरीर के अंदर बनी रहे। इसके लिए कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठ के सैर करने की, ताकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आपको उपलब्ध हो सके। अब इन तीनों ही को हम इकट्ठा करके देखते हैं तो आरंभिक रूप से वही ग्लूकोज है, कोशिका द्रव्य, यहाँ पे भी उसी तरह से पायरुवेट है। तो यहाँ तक वायवीय अवायवीय किसी की भी बात करें तीनों ही प्रकार का एक जैसा है, परंतु यहाँ पे अलग हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जब ऑक्सीजन होती ही नहीं है, अवायवीय श्वसन जिसको हमने कहा था, उसमें इथेनॉल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। ऑक्सीजन की कमी में अनुपस्थिति और कमी के बीच में अंतर समझे, यहाँ पे अभाव है, कमी है, कम ऑक्सीजन है, तो उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और ऊर्जा निकलती है। परंतु अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि हम यूं कह सकते हैं ऑक्सीजन उपस्थित है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हमने वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में जाना। क्या आप इनके बीच में अंतर लिख सकते हैं? यदि हाँ तो अपने नोटबुक के अंदर जरूर लिखें, और अगर नहीं तो श्वसन के इस हिस्से को दोबारा देखिए।
अभी तक हमने इस ऑनलाइन क्लास में क्या क्या सीखा, एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। स्टार्टिंग हमने की थी अमीबा के भोजन ग्रहण से, और उसके बाद हमने किया था पाचन तंत्र को डिस्कस, जिसके अंदर हमने मुख गुहा, मुख के अंदर अलग अलग लार ग्रंथियां, किस तरीके से उसका मुख में पाचन होता है, आहार नली जिसको हम ग्रासिका कहते हैं, उससे किस तरीके से वो अमाशय तक पहुंचता है, अमाशय के अंदर अम्लों द्वारा उसको किस प्रकार सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, और उसके बाद उसको किस तरीके से अग्नाशय और छोटी आंत के अंदर भेजा जाता है, और छोटी आंत में पाचन के बाद जो बचा हुआ भोजन था उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां पे जल का अवशोषण करने के बाद और जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद हमने चर्चा की श्वसन के बारे में, वायवीय और अवायवीय श्वसन। परंतु जैव प्रक्रम यहाँ पे पूरे नहीं होते, अभिवहन और उत्सर्जन वो भी बाकी हैं। उन सब को अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक आपके लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इनको आपको हल करना है और अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3। इस क्लास के अंदर डिस्कस किए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको रहती है तो आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं, जब तक कि आपको वो कंसेप्ट समझ में नहीं आ जाता। इसी अध्याय के बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।